नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवल में सूर्या। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट C2 साइकिल। दोस्तों, तो हमने अगले लेक्चर में C3 साइकिल के बारे में बात की थी। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। मेनली 3 फेज में C3 साइकिल चलती है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और बीच में हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी देखा था। दोस्तों, नॉर्मली सभी प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है, यानी कि C3 पाथवे है वो सभी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। बट कभी कभार प्लांट्स को हाईलाइट इंटेंसिटी में होता है, यानी कि प्रकाश की ज़्यादा तीव्रता में होता है प्लांट्स, तो उसके अंदर कुछ प्लांट के अंदर C3 पाथ के अलावा कोई और पाथ भी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं C2 साइकिल, C2 पाथ। तो आज हम उस C2 पाथवे की बात करेंगे, यानी कि C2 साइकिल की बात करेंगे। दोस्तों, तो C2 साइकिल को और कुछ भी नाम से जानते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, या तो ग्लाइकोलाइट साइकिल, या तो फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल को दोस्तों हम ग्लाइकोलाइट साइकिल या तो फोटो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। क्यों फोटो रेस्पिरेशन? दोस्तों, नॉर्मली हम रेस्पिरेशन का मीनिंग जानते हैं, इनहेल्स ऑफ O2 एंड एक्सहेल्स CO2। O2 को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं हम। बट इनहेल्स ऑफ O2 एंड एक्सहेल्स ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। दोस्तों, तो क्या होता है नॉर्मली, ये C3 प्लांट्स है। C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि RUBP है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, हमने देख लिया। बट जब भी कोई C3 प्लांट्स हाईलाइट इंटेंसिटी में होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, C3 प्लांट्स के ऊपर ज्यादा प्रकाश गिर रहा होता है, तो C3 प्लांट्स हाईलाइट इंटेंसिटी में आता है, तो उसके अंदर C2 साइकिल चलने लगती है। क्यों C2 साइकिल चलने लगती है, उसका रीजन हम देखते हैं। तो अगर कोई C3 प्लांट शॉर्ट टाइम के लिए भी हाईलाइट इंटेंसिटी में आ गया, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए भी उसके अंदर प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई, तो उसकी फोटोसिंथेसिस रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाती है क्यों? और उसके पार्शियली स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब दोस्तों, प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं वो हाईलाइट इंटेंसिटी की प्रेजेंस में क्लोज हो जाते हैं। अब क्यों क्लोज हो जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। हम जानते हैं कि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे हाईलाइट इंटेंसिटी में, तो प्लांट्स के अंदर जो भी सारा पानी है वो बाष्प के थ्रू बाहर निकल जाएगा। मानो यानी कि हाईलाइट इंटेंसिटी की प्रेजेंस में प्लांट्स के अंदर में से पानी है वो उड़ जाएगा, बाष्प स्वरूप में गायब हो जाएगा। पानी बाष्प स्वरूप में निकल ना जाए, इसलिए स्टोमेटा है वो पार्शियली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मालूम पड़ा? अब दोस्तों, ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं पार्शियली, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, यानी कि बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाता, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी महसूस होती है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है सेल के अंदर। तो दोस्तों, याद रखना, शॉर्ट टाइम के लिए भी किसी भी C3 प्लांट के ऊपर हाईलाइट इंटेंसिटी गिरी तो फोटोसिंथेसिस रेट है वो घट जाएगी और पार्शियली स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि पानी है वो निकल ना जाए इसलिए। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं
तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है प्लांट्स के अंदर और O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम CO2 और ऑक्सीजन दोनों की एक्टिविटी करवा सकता है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी करवा सकता है और ऑक्सीजनेज प्रोसेस भी करवा सकता है। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करवाएगा, O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाएगा। तो इधर स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से O2 की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के सेल के अंदर बढ़ती है, इंक्रीज होती है O2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो इफ O2 इज इंक्रीज, रुबिस्को स्टार्ट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। रुबिस्को ने अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दी। अगर रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट कर दी दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कम है, इसलिए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन या तो C2 साइकिल। दोस्तों इसको C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है और 2 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल रही है, इसलिए उसको C2 साइकिल बोलते हैं। मालूम पड़ा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स 2 कार्बन वाली 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलती है, इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। दोस्तों अब एक कंप्लीट पाथवे है अकरिंग बिटवीन 3 सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर 3 ऑर्गेनल्स के अंदर एक कंप्लीट पाथवे कंप्लीट्स होता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स के अंदर C2 साइकिल चलती है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गन के अंदर C2 साइकिल चलते, याद रखना दोस्तों। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने बात की कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स जो बन रही है वो है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला, और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दोस्तों एक लॉस भी है। वो लॉस क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर 25% फिक्स कार्बन लॉस होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ है उनमें से 25% कार्बन लॉस होता है। मालूम पड़ा? तो ये है फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। दोस्तों आप याद रखना C2 साइकिल और C3 साइकिल में डिफरेंट क्या है। C3 साइकिल है अगर कोई भी C3 प्लांट्स के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करेगा और C3 साइकिल चलेगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। बट यही C3 प्लांट से हाईलाइट इंटेंसिटी में आ जाता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं पार्शियली, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाता है। मालूम पड़ा? इसलिए फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। दोस्तों तो हम फोटो रेस्पिरेशन या तो C2 साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा है वो पार्शियली क्लोज होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस रेट है वो घटती है, जिसको हम वार्बर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। दोस्तों तो फोटो रेस्पिरेशन है, यानी कि C2 साइकिल है और सेल के अंदर मेनली 3 ऑर्गन में होती है। तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गन के अंदर C2 साइकिल चलती है। दोस्तों तो चलो हम पूरा C2 पाथवे देखते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि C3 साइकिल के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है 5 कार्बन वाला एक RuBp रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। दोस्तों हम जानते हैं कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो ड्यूल एक्टिविटी कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी करवा सकता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी करवा सकता है। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करवाएगा, और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाएगा। बट दोस्तों इधर हाईलाइट इंटेंसिटी की वजह से सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रूबिस्को एंजाइम है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाएगा। तो नॉर्मली C3 साइकिल में क्या होता है कि 5 कार्बन वाला RuBp एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो PgA के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिसको हम कार्बोक्सिलेशन फेज बोलते हैं। बट दोस्तों इधर 5 कार्बन वाला RuBp है और रूबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवाता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, और 5 कार्बन वाले RuBp में से दोस्तों बनता है एक मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाला PgA और एक मॉलिक्यूल्स 2 कार्बन वाला 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। दोस्तों अब PgA बना जो 3 कार्बन वाला, वो तो डायरेक्ट C3 साइकिल में एंटर हो सकता है। PgA डायरेक्ट C3 साइकिल के सेकंड फेज में यानी कि रिडक्शन फेज में चला जाता है और C3 साइकिल चलने लगती है। बट ये 2 कार्बन वाला 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो C3 साइकिल में एंटर नहीं कर पाता। C3 साइकिल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के लिए C3 साइकिल के अंदर कोई एंजाइम ही नहीं है। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है शर्म के मारे अपनी शक्ल चेंज कर देता है। इधर देखो आप, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ने C3 साइकिल में एंटर नहीं किया तो शर्म के मारे उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू एक फॉस्फेट अपना उन्हें रिमूव कर दिया और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों ये सारी प्रोसेस जो हो रही थी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही थी। अब इसको C3 साइकिल में स्थान नहीं मिला तो उसने सोचा कि यहां मैं क्यों रहूं, जिसने मुझे एंटर ही नहीं करने दिया तो वो अपना गांव चेंज कर दूसरे गांव में चला जाता है, यानी कि ग्लाइकोलेट है और पेरोक्सीजोम में चला जाता है। तो ग्लाइकोलेट पेरोक्सीजोम में आ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ग्लाइकोलेट पेरोक्सीजोम में आया तो वहां उसको लूट लिया, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन ने उसके हाइड्रोजन को लूट लिया और H2O2 में कन्वर्ट कर लिया। ग्लाइकोलेट जैसे ही पेरोक्सीजोम में आया तो ग्लाइकोलेट को पेरोक्सीजोम में आकर ही उसको लूट लिया वहां के ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन ग्लाइकोलेट के पास आता है और H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर ऑक्सीडाइज एंजाइम के थ्रू, और ग्लाइकोलेट है उनमें से ग्लाइकोक्सिलेट बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोक्सिलेट को बनते हैं। अब दोस्तों 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोक्सिलेट के कन्वर्ट्स होते हैं ग्लाइसिन में। इधर एंजाइम यूज होता है दोस्तों एमिनो ट्रांसफरेज। एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोक्सिलेट्स के 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन में कन्वर्ट्स होते हैं। दोस्तों ये सारी प्रोसेस हो रही है पेरोक्सीजोम के अंदर। इधर एमिनो ट्रांसफरेज यानी कि एमिनो ग्रुप जहां से मिलता है वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट में से एक एमिनो निकलता है और एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ग्लाइकोक्सिलेट है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट्स होता है। अब ग्लाइसिन है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। ग्लाइसिन कहां पर आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 2 कार्बन वाला ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए।
अब माइटोकॉन्ड्रिया में आते ही यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी हुई, डिहाइड्रोजिनेशन एक्टिविटी हुई और ग्लाइसिन है वो सेरीन में कन्वर्ट्स हो गया। तो इधर जीडीसी एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी कि ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंड शेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज कॉम्प्लेक्स SHMT कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ग्लाइसिन है वो शेरिन में कन्वर्ट्स हो गया। यानी कि इधर 2 मोलेक्यूल्स 2 कार्बन के 2 मोलेक्यूल्स वाला ग्लाइसिन था, वो 1 मोलेक्यूल्स 3 कार्बन वाली शेरिन में कन्वर्ट्स हो गया। इधर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई और डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस हुई। अब 3 कार्बन वाला सेरीन बन गया दोस्तों, तो सेरीन अब फिर से वापस आता है पेरोक्सिसोम में। तो सेरीन का 1 मोलेक्यूल्स पेरोक्सिसोम में एंटर कर पाता है। अब दोस्तों इधर पेरोक्सिसोम में आते ही सेरीन है वो कन्वर्ट्स होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। इसमें कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। इधर एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो दोस्तों एंजाइम है एमिनो ट्रांसफरेज। इधर से एमिनो ग्रुप निकलता है दोस्तों। इधर जो ग्लूटामेट में से एमिनो निकला था तो कन्वर्ट्स हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अब दोस्तों अल्फा कीटोग्लूटारेट है इधर से एमिनो ग्रुप को लेता है, फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट्स होता है। तो एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है 3 कार्बन वाला 1 मोलेक्यूल्स, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट दोस्तों कन्वर्ट्स होता है ग्लिसरेट में रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू। जब रिडक्शन प्रोसेस होती है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट्स होता है। दोस्तों 3 कार्बन वाला ग्लिसरेट है अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ही ग्लिसरेट एंटर किया तो ग्लिसरेट में से दोस्तों काइनेज एंजाइम के थ्रू PGA मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। वैसे दोस्तों 2 कार्बन वाले कंपाउंड में से 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उस C3 साइकिल के अंदर गया और सेकंड फेज में रिडक्शन फेज में जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों तो यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को C3 साइकिल ने एंटर नहीं करने दिया था, यानी कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन वाला था वो C3 साइकिल में एंटर नहीं कर पाया, तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ने ठान पकड़ी कि मैं C3 साइकिल के अंदर एंटर तो करूंगा ही, तो अपने रास्ते चेंज करके 3 कार्बन में कन्वर्ट्स हो गया। वो PGA बना इधर और PGA फिर C3 साइकिल में एंटर करा। मालूम पड़ा? तो दोस्तों ऐसा चलती है C2 साइकिल, C2 पाथवे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कौन सी फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट में से पेरोक्सिसोम में जाते हैं और पेरोक्सिसोम में से माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में से फिर से पेरोक्सिसोम में आते हैं और पेरोक्सिसोम में से कौन सी फॉर्म में वो क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। दोस्तों तो ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट C3 साइकिल के अंदर एंटर नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने क्लोरोप्लास्ट में से पेरोक्सिसोम में गया, पेरोक्सिसोम में से माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके फॉर्म बदलकर फिर से 3 कार्बन वाला कंपाउंड्स बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और वो C3 साइकिल के अंदर एंटर करा। दोस्तों तो जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तब ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और C2 पाथवे ऐसे चलता है। नॉर्मली दोस्तों सभी प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल ही चलती है। C3 प्लांट से बोलते हैं और सभी C3 प्लांट्स के अंदर नॉर्मली C3 साइकिल ही चलती है, केल्विन साइकिल ही चलती है। बट जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, ज्यादा होती है, तभी उसके अंदर स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए उसके अंदर C2 साइकिल चलती है। दोस्तों तो जो C2 साइकिल चलती है इसमें
25% फिक्स कार्बन का लॉस होता है दोस्तों। तो C2 पाथवे पूरा याद रखना, कौन कौन से सेल ऑर्गन में हो रहा है वो याद रखना, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है सेल ऑर्गन में से कैसे ट्रांसफर होते हैं वो याद रखना। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस टॉपिक देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।